कहते हैं कि हर पुलिस वाला अच्छा नहीं होता, तो ये भी कहा जाता है कि हर पुलिस वाला बुरा भी नहीं होता। जिन जिन लोगों का पुलिस वालों से सामना पड़ता है, जब जब उनसे काम पड़ता है, तब लोगों को पता चलता है कि वाकई पुलिस वाले बहुत ख़राब होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एक्सपीरियंस, कुछ लोगों का अनुभव ऐसा भी होता है कि वो पुलिस वालों की तारीफ़ करने से पीछे भी नहीं हटते। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपको पुलिस वालों पर गुस्सा भी आएगा और आपको पुलिस वालों पर प्यार भी आएगा। दरअसल एक व्यक्ति एक दो नहीं, लगभग 4 साल से एक कब्र के अंदर कैद था और उस व्यक्ति को कोई देख ही नहीं पा रहा था। पुलिस वालों ने देखते ही देखते उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की जब तैनाती होती है, उस आईपीएस ऑफिसर ने उस फाइल को देखा तो देखता क्या है कि एक व्यक्ति कब्र के अंदर कैद है। तभी वो एक टीम गठित करता है और टीम गठित करने के बाद जब राज खुल के सामने आता है तो हर व्यक्ति सुनकर हैरान है, परेशान है। इस बात की गूंज आज चारों तरफ फैली हुई है और उस आईपीएस ऑफिसर को सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये न जाने उस आईपीएस ऑफिसर के नाम कितने किस्से, कितनी कहानियाँ जुड़ते चले जा रहे हैं, जिनमें से एक कहानी जो आपको मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद शायद आपके अंदर भी सिरहंसी पैदा हो जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद ज़िले का एक थाना लगता है सिहानी गेट। दरअसल एक लड़की 16 साल की, वो रोज़मर्रा की तरह अपने घर से निकलती है, सीधा पार्लर की ओर जा रही थी। और जैसे ही वो लड़की पार्लर की ओर जा रही है, एक वर्दी पहना हुआ एक इंस्पेक्टर उस लड़की को आवाज़ देता है। और जैसे ही उस लड़की को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की उस पुलिस वाले को देखती है और अपनी चाल को बहुत तेज़ करने लगती है, यानी कि दौड़कर वहाँ से सीधा अपने पार्लर में घुस जाती है। और वहाँ लंबी लंबी सांसें ले रही थी। बाकी सारी लड़कियाँ या उस पार्लर के मालिक जो होती हैं उससे सवाल करती हैं कि तुम कितना परेशान क्यों थी, क्या बात है, क्या नहीं। वो लड़की खामोश हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। अगला दिन निकलता है, फिर वो अगले दिन पार्लर की तरफ आ रही थी। वही पुलिस वाला एक बार फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुनो। वो लड़की फिर डर जाती है, फिर भी बात करने को तैयार नहीं होती। दिन तीसरा आता है। तीसरे दिन आने के बाद आखिरकार उस पुलिस वाले ने हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की का रास्ता रोका। उससे कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान कर दूँ। उस लड़की के पास जाने के बाद उस लड़की ने थोड़ी सी बातें सुनी। बातें सुनने के बाद आखिरकार उसको थोड़ा सा भरोसा जगा कि शायद ये पुलिस वाला जो है वो मेरी मदद कर सकता है। और यही वजह थी कि वो लड़की पिछले 1-2 नहीं 4 साल से लगातार परेशान थी, एक व्यक्ति की तलाश में थी, लेकिन वो व्यक्ति उसको मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार उस पुलिस वाले ने उसको बिठाया, उसकी काउंसलिंग की, उससे बातचीत करने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि जो भी बात है मुझे बताओ, जो भी तुम्हें बारीक से बारीक चीज़ याद है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल वो कहती है कि जब रात का अंधेरा होता है, सारी बत्तियाँ बुझ जाती हैं, तभी एक आहट सी होती है, एक आवाज़ आती है उस कमरे में जिस कमरे में मेरी माँ सोती है। और साथ ही एक आवाज़ ऐसे लगता है जैसे कि उसके चाचा रोज़ रात को आके उसकी माँ के पास सो जाते हैं, उसके साथ वो संबंध बनाते हैं। वो लंबे समय से इस तरह की आवाज़ें सुन रही है। तभी उस पुलिस वाले को शक होता है और वो सबसे पहले उसकी माँ को और उसके बाद उसके जो पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है अरुण उर्फ अनिल, इनको लेके आती है। तब उसके बाद एक ऐसा राज दुनिया के सामने खुल के सामने आता है जिस राज को सुनने के बाद लोग भौचक्के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास। 28 सितंबर 2018 को ये व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। इस व्यक्ति को तलाश करने के लिए इसके घर वालों ने तमाम कोशिशें की, पुलिस को फ़ोन किया, आसपास के लोगों के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू कर दिया। दरअसल ये व्यक्ति गाज़ियाबाद का जो नंदग्राम इलाका है, उसी नंदग्राम इलाके का एक गांव लगता है सिकरोड़। दरअसल इसी सिकरोड़ गांव का रहने वाला, ज़मीन ज़्यादा अच्छी खासी थी लेकिन कुछ काम नहीं करता था। और काम नहीं करता था इसलिए ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े बेचकर वो व्यक्ति अपने परिवार का और अपना गुजर बसर करता था। लेकिन 28 सितंबर 2018 को जब ये अचानक से गायब हो जाता है तो परिवार वालों की मुश्किल बढ़ जाती है। लगातार कई दिनों तक तलाश करने के बाद जब कोई सफलता नहीं मिलती, तब छोटा भाई भूरे सिंह सीधा सिहानी गेट पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि साहब मेरा भाई अचानक से गायब हो गया है, गुमशुदा हो गया है, उसको तलाश करने की कोशिश करो। तभी दौड़ते हुए उसकी पत्नी सविता भी आ जाती है। सविता आकर कहती है कि मेरे पति को गायब हुआ नहीं है बल्कि गायब किया गया है और करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही देवर भूरे सिंह है जो आपके यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए आया है। बस यहाँ इतना सा कहना था
5 अक्टूबर 2018 को मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन देवर और भाभी एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगते हैं। देवर कहता है कि भाभी ने गायब किया है और भाभी कहती है कि मेरी जो ज़मीनें हैं, मेरे जो कुछ सामान हैं, इन पर ये कब्जा करना चाहता है, इसकी नीयत में बदी है, इसलिए इसको गिरफ्तार कर लो और इससे उगलवाने की कोशिश करो कि आखिरकार मेरा पति कहाँ है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को हैरानी होती है, पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, करें तो क्या करें। आखिरकार पुलिस वाले ने इन दोनों को पकड़ा, गिरफ्तार किया और सीधा हवालात में बंद कर दिया। अब इनसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ सफलता ही हासिल नहीं होती। और जैसे जैसे वक्त आगे गुजरने लगता है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, तो पुलिस के लिए ये जो केस था एक महज बेकार का केस था। पुलिस वालों ने इस केस में कोई गंभीरता नहीं दिखाई और गंभीरता ना दिखाने की वजह से जब कहते हैं कि हमें कोई सबूत ही नहीं मिला, तो पुलिस वालों ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर हमेशा हमेशा के लिए इस केस को बंद कर दिया। और जैसे ये केस बंद होता है, उसके बाद फाइल दर फाइल ऊपर चढ़ती रहती हैं और फाइल धूल फांकने लगती है। वो मामला ये मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है, 4 अप्रैल 2022, यहाँ पर IPS ऑफिसर मुनिराज जी की तैनाती होती है। तैनाती होने के बाद वो पूरे ज़िले का भ्रमण करते हैं, पूरे ज़िले के बारे में बारीकी से जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं और तभी वो अपनी टीम को बुलाते हैं। कहते हैं कि मुझे ऐसे केस चाहिए जिसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, यानी कि FR लग चुकी है, कुछ लोग गायब हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तभी एक फ़ाइल आती है और धूल फांकती हुई इस फाइल में से जब मुनिराज जी के सामने वो फाइल पड़ी हुई थी, तो एक व्यक्ति होता है चंद्रवीर सिंह उर्फ पप्पू, जिसकी उम्र 40 साल होती है, जो कि सियानी गेट के इलाके का रहने वाला, वहाँ का गाँव है सिकरोड़। उस व्यक्ति के गायब हुए 4 साल का लगभग वक्त होने वाला था। तभी मुनिराज जी को लगता है कि इस मामले की जांच कराई जाए। उन्होंने इसके लिए अब्दुल रहमान सिद्दीकी होते हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, उनको तैनात किया। उनसे कहा कि मुझे इस मामले की जांच पड़ताल चाहिए, जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा चाहिए। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार FR क्यों लगी है, क्या बात है। तभी वो पुलिस इंस्पेक्टर सबूत जुटाने की कोशिश करता है, गांव वालों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाता है, उसकी पत्नी के पास जाता है, आसपास के लोगों के पास जाता है, सबसे बातचीत कर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। तभी थोड़ी सी जानकारी उसको मिलती है कि सन 2008 में इस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा होती है और जिससे इसकी शादी होती है सविता से, वो उम्र की कम थी। दोनों की शादी हो जाती है। सन 2010 में इसको एक बेटी पैदा हो जाती है और बेटी पैदा होने के बाद ये परिवार खुशहाल तरीके से रह रहा था, लेकिन ये ज़मीन के टुकड़े बेचकर शराब पीने का आदी था। ये थोड़ा सा जब शराब पीता था तो घर में थोड़ा बहुत कलेश भी होता था। बस यही सवाल का जवाब जानने के लिए कि आगे क्या होता है, उसने उस बेटी का, जो कि उस वक्त 11 साल की थी और 4 साल के बाद वही लड़की जब लगभग 15-16 साल की हो जाती है, जब ब्यूटी पार्लर में काम करने लगती है, तभी उस पुलिस वाले ने उस लड़की का रास्ता रोकना शुरू कर दिया और उसके बारे में जानने की कोशिश की। तब लड़की कहती है कि मैंने अपने चाचा को देखा है और चाचा के नाम आता है जो पड़ोसी होते हैं अरुण उर्फ अनिल और माँ का नाम आता है सविता। जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तब चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल सविता कहती है कि उसका पति उसको रोज़ मारता था, शराब पी के आता था, उसको वो औरत नहीं ऐसा समझता था जैसे कोई मशीन हो जिसको चाहे जितना मारो, जिसको चाहे कुछ भी कहो, वो जानवर समझता था और जानवर से भी ज़्यादा उसकी बदतर हालत हो जाया करती थी। रोज़ रोज़ के शोर शराबे से, रोज़ रोज़ की कलह से, परेशानी से कहीं ना कहीं ये आवाज़ें, ये चीखें पड़ोस में पहुंच जाया करती जी, जो कि खानदानी एक देवर लगता था, जो कि जिसकी दीवार बिल्कुल पड़ोस में होती है। तभी वो देवर चुपके से आता था, रात को आकर मल्हम लगाने की कोशिश करता था, रात को आकर उसका दुख बांटने की कोशिश करता था और ये दुख बांटते बांटते कब वो उसके नज़दीक आ जाता है पता ही नहीं चलता। और जब उसको मौका मिलता था वो अपनी भाभी के साथ आता था और इस बात को, इस दृश्य को, इस आपत्तिजनक स्थिति को किसी और ने नहीं, चंद्रवीर ने अपनी आंखों से देख लिया था और चंद्रवीर ने इसका विरोध भी किया था। दरअसल चंद्रवीर के पड़ोस में रहने वाला जो अरुण था, वो उसने शादी ही नहीं की थी। उसके माता और पिता दोनों साथ रहते थे। माता पिता कभी इसके घर में रहते थे तो कभी मेरठ के पास एक जगह पड़ती है परतापुर, वो वहाँ चले जाया करते थे। और इन्होंने एक फैसला किया कि क्यों ना इस व्यक्ति का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया जाए। और वो दिन आता है 28 सितंबर 2018 को। जैसे ही वो ज़्यादा शराब के नशे में था, उधर अरुण के माता पिता परतापुर गए हुए थे और उसने 3-4 दिन पहले से ही घर में अपने में एक कब्र खोदनी शुरू कर दी। कोई पूछेगा तो कह देगा कि यहाँ पर लैट्रिन का गड्ढा बनवाना है, टैंक बनवाना है, इसलिए उसने इस गड्ढे को खोद रहा है। लगभग 6 फुट गहरा गड्ढा खोदता है और बहुत अच्छा खासा चौड़ा गड्ढा खोदकर तैयार कर लेता है पूरी तरह से। 28 सितंबर 2018 को जैसे ही
ये चंद्रवीर अपने घर आता है, अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और जब अपनी पत्नी को मारपीट करने की कोशिश कर रहा था, इत्तेफाक ये भी होता है जो उसकी बेटी होती है जब 11 साल की थी तो वो रोज़ रोज़ के कले से परेशान होकर इस घर में रुकना ही नहीं चाहती थी। वो परिवार के बाकी सदस्यों के पास चली जाया करती थी। उस रात वो भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के पास थी जो इस घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे हुआ करते थे। जैसे वो आता है उसे खाना खिलाती, खाना खिलाने के बाद उसे लिटा देती है और तभी तकिया रख कर गोली चला देती है, यानी कि अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। और जैसे ही गोली उसके सर में लगती है तुरंत ही उसके सर से बेइंतहा खून निकलने लगता है। तभी वो प्लास्टिक की बाल्टी लाती है और बाल्टी लाकर उसके अपने पति के पास रख देती है। बूंद बूंद खून टपकता रहता है। तभी अरुण की एंट्री होती है। अरुण उस व्यक्ति को सोचता है कि इसके हाथ में कड़ा होता है चांदी का, सीधे हाथ में। उस कड़े को निकालने की तमाम कोशिशें की जाती हैं लेकिन कड़ा निकलता ही नहीं है। काटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कटता ही नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। यदि कभी की फ्यूचर में ये लाश इस गड्ढे में से जो पड़ोस में के घर में अपने देवर के घर में जिससे संबंध थे उसके घर में खोदा था, यदि लाश निकल के सामने आ भी जाती है तो कड़े से कहीं पहचान न हो जाए, इसलिए उन्होंने उस सीधे हाथ को यहाँ से काट दिया। और काटने के बाद पास में ही एक केमिकल की फैक्ट्री होती है, उसके इर्द गिर्द कहीं फेंक देते हैं। उस लाश को छत के रास्ते से लेके जाते हैं और सीधा उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद बाकायदा उसमें ऊपर प्लास्टर करते हैं और बिल्कुल घर को प्लान कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद और रोज़मर्रा की तरह एक आम जिंदगी जी रहे थे। उधर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तलाश करने की पुलिस वाले कोशिश कर रहे थे, घर वाले उतनी कोशिश कर ही नहीं रहे थे। और फिर देवर भाभी मिलकर रात को जैसे ही अंधेरा होता था, जब लड़की सो जाया करती थी तो देवर दीवार कूद कर घर में आता था और उसके बाद फिर संबंध बनाया करता था। लेकिन ये फाइल जब आईपीएस ऑफिसर मुनिराज जी के पास पहुंचती हैं, इस मामले का घटनाक्रम का जब खुलासा होता है 14 नवंबर 2022 को, ठीक 4 साल से ज़्यादा का समय हो जाता है, यानी कि 1 महीना लगभग ऊपर हो जाता है। और जब राज ये लोगों के सामने खुल के आता है तो लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी पत्नी को दिक्कत थी, परेशानी थी तो वो अलग रह सकती थी, अलग जा सकती थी। अपने पति की जायदाद में से हिस्सा लेकर वो हमेशा के लिए अलग रह सकती थी। अब न केवल उसकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी बल्कि जो पड़ोसी देवर होता है उसकी ज़िंदगी भी सलाखों के पीछे गुजरेगी। उसके माँ बाप की भी कहीं ना कहीं अब उनका भरोसा जो एक बुढ़ापे का सहारा था वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर रहेगा। साथ ही जो बेटी अपनी माँ के सहारे से रह रही थी, अपना काम कर रही थी, वो बेटी कैसे रहेगी। लेकिन जब बेटी को 4 साल के बाद ये सच पता चलता है कि उसके पिता की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है और पड़ोसी चाचा जो है वो है, जबकि लड़की हर बार थाने जाती थी हर महीने और जाकर कहती थी कि मेरे पिताजी की कोई खबर मिली कि नहीं मिली। जब वो अकेलापन महसूस करती थी तो अपनी माँ को भी साथ लेके जाया करती थी, कहती थी माँ जल्दी चलो पिताजी के बारे में कोई जानकारी रखते हैं। और आज भी वो बेटी जब इस बात को पता चलता है कि उसकी पिता को मारने वाली उसकी माँ है तो बेटी सदमे में है। उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वो सदमे से बाहर आ सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आईपीएस ऑफिसर मुनिराज जी को सैल्यूट करना है। साथ ही इंस्पेक्टर जो क्राइम ब्रांच के होते हैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी, उनको भी सैल्यूट करना है क्योंकि उन्होंने एक 4 साल से व्यक्ति जो अंदर कब्र में बंद था, शायद उसको कभी मुक्ति मिल पाती है, नहीं मिल पाती, अब शायद उसको मुक्ति मिलने के आसार भी हो गए। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं जिनमें मोनिका सिरोही कंकर खेड़ा की रहने वाली है जो कि मेरठ में लगता है। साथ ही अशफाक खान गिरधारीपुरा के हैं, नील कुमार मन्नत दिल्ली के रहने वाले हैं, सुनील के बेटे हैं कार्तिक कुमार जो कि पुणे के रहने वाले हैं, अल्फाज अंसारी। इन लोगों के जन्मदिन हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी जिसमें तोकीर आलम है किशनगंज से, मोटाराम वाडमेर से हैं, रानी कुमारी दिल्ली से हैं, वैभव पटेल, संध्या कुमारी विष्णु सिंह आगरा से, नौशाद आलम, उत्तम यादव भोपाल से हैं, रजनीश बिहार से हैं, डॉक्टर मोहित वर्मा बहराइच से हैं, साकिब रज़ा फुर्सतपुरा से हैं, राकेश मीणा जयपुर से, विवेक कुमार प्रयागराज से, विमलेश बिहार से, उस्मान खान सीआरपीएफ मेरठ से हैं, कैलाश चंद वर्मा राजस्थान से, सुरेश मीणा राजस्थान से, पवन कुमार बीकानेर से, आरिफ आलम बिहार से, निशार सैफ़ी बिजनौर से, मीना यादव, कौशलेंद्र कुमार सीतापुर से, भानु गहलोत उनकी बेटी आरोही गहलोत बीकानेर के रहने वाले हैं, उवैश कुरैशी राजस्थान से, तारो देवी करनाल से, ज्ञानदेव पंडित झारखंड से, मदन शर्मा आगरा से, सनी कुमार दिल्ली से, अंकित अवस्थी हरदोई से, आरिफ अली मुरादाबाद से, अमरजीत कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।